बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जकातो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज इमरान खान साहब लाहौर से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर रहे हैं। इस लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए पहले फैसल वाडा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बाद DGISI और DGISPR की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। फैसल वाडा ने अवाम में खौफ व हिरास फैलाने के लिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ किया कि इस लॉन्ग मार्च के अंदर लाशें गिराई जाएंगी, कत्लो गारत गरी होगी, जनाजे उठते हुए वो देख रहे हैं ताकि लोगों में पैनिक क्रिएट किया जाए और वो लॉन्ग मार्च के अंदर फैमिलीज जो एक्सपेक्टेड हैं वो शिरकत ना करें इस कत्लो गारत गरी के खौफ से, लाशें गिरने के खौफ से। जबकि जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसके मल्टीपल मकासद थे। पहला मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो DGISI और ISPR की जानिब से थी, इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन करना था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को झूठा, बददियानत, फसादी और गैर आइनी काम कहने वाला, तौसी के लिए ऑफरें देने वाला, रिश्वत देने वाला, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए फौज को इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाले शख्स के तौर पर पेंट किया गया। जबकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप DGISI की एक तकरीब रूनुमाई भी कह सकते हैं। एक ऐसे वक्त में DGISI को सामने लाया गया जब मौजूदा आर्मी चीफ बज़ाहिर वो रिटायर होने जा रहे हैं इस अगले महीने में, और उनकी रिटायरमेंट से पहले पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल आदमी है उसको लाकर खड़ा किया गया है कि पाकिस्तान की फ़ौज की पॉलिसी जो बाजवा साहब के दौर में थी वही पॉलिसी आज भी अडॉप्ट की जाएगी। जो करैक्टर असैसिनेशन की गई DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। इस करैक्टर असैसिनेशन के साथ साथ इमरान खान साहब को और ARY न्यूज़ के मालिक सलमान इकबाल को अरशद शरीफ के कत्ल के मामले में एक कटहरे के तौर पर भी उनको खड़ा किया गया। कातिल के तौर पर इशारों किनारों के अंदर उनकी तरफ फिंगर पॉइंटिंग की गई और इसी फिंगर पॉइंटिंग को राना सनाउल्लाह ने बाकायदा तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनडायरेक्टली इमरान खान साहब को बादिउन नजर का लफ्ज इस्तेमाल करके एक कातिल के तौर पर पेंट किया और इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया इमरान खान से और सलमान इकबाल से। लेकिन जो बातें ज्यादा संजीदा हैं वो ये हैं कि बाजवा साहब जब रिटायर हो रहे हैं तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट वो ये समझती है कि बाजवा साहब की रिटायरमेंट एक बाइज्जत रिटायरमेंट होनी चाहिए। लेकिन पिछले 6 माह में जो कुछ बाजवा साहब के साथ अटैच हो गया बदकिस्मती के साथ कि आज उनको सियासी तौर पर एक गद्दार के तौर पर, मीर जाफर के तौर पर, मीर सादिक के तौर पर, न्यूट्रल के तौर पर, न्यूट्रल को जानवर के तौर पर देखा जा रहा है। और आज इस मुल्क का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बाजवा पे है। आज अगर इस मुल्क में करप्ट लोग हुक्मरान हैं तो उसकी वजह भी बाजवा साहब हैं। तो उस दाग को धोने के लिए बाकायदा तौर पर ये एक ऑर्गेनाइज्ड कोशिश की गई कि किसी तरीके से बाजवा साहब का जो इमेज है उसको रीपेंट किया जाए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की फौज के हवाले से एक मुहावरतन बात कह रहा हूं कि जो जिंदा हाथी होता है वो लाख का होता है और जो मरा हुआ हाथी होता है वो 1.25 का होता है। लेकिन बाजवा साहब के इमेज को, प्रेस्टीज को बचाने की खातिर इमरान खान साहब को बेइज्जत करना बाजवा साहब को बाइज्जत करने के लिए ज़रूरी था। और अब वो किस तरीके से उनको बाइज्जत तौर पर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बाजवा साहब अब खड़े हो चुके हैं उस सफ़ के अंदर जहाँ पे उनसे पहले परवेज़ मुशर्रफ खड़े थे, उनसे पहले अयूब खान खड़े थे, उनसे पहले ज़ियाउल हक खड़े थे। उन सब ने तो लगाए थे मार्शल्ला, लेकिन बाजवा साहब ने वो काम करके दिखाया जो शायद उन मार्शल्लाओं से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अब यहाँ पर कहा गया कि इमरान खान साहब उनसे छुप छुप के मुलाकातें करते थे रात को और उनको एक्सटेंशन की ऑफरें करते थे और सुबह को निकलकर गालियां देते थे। अब बात यह है कि हमें बताया गया कि बाजवा साहब ने जो एक्सटेंशन की ऑफर थी उसको ठोकर मार दी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो पहली एक्सटेंशन
इसी इमरान खान से, इसी जनरल बाजवा ने ली है, उसके इवज उसने इमरान खान को क्या रिटर्न किया, उसके इवज जिसमें इस मुल्क की अपोजिशन ने भी सपोर्ट किया बाजवा साहब की एक्सटेंशन को, ये ठोकर उस वक्त क्यों नहीं मारी गई? अगर आज ही एक सियासी रिश्वत के तौर पर इस दूसरी एक्सटेंशन की ऑफर को देखा जा रहा है, तो पहली एक्सटेंशन के बारे में बताया जाए कि वो कौन से ऐसे गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर इखलाकी काम के लिए इमरान खान की तरफ से ऑफर दी गई थी और उसके इवज इमरान खान साहब ने क्या गेन किया था। तो ये भी आज इनको बताना चाहिए। बाकी बात यह है कि मुलाकात करने वाला तो चोर, लेकिन जिन्होंने मुलाकात की, जिनको ये पता था कि इस मुलाकात का मकसद क्या है, इमरान खान क्यों मिलना चाहता है, वहां पे क्या डिस्कशन होगी, तो भाई अगर इमरान खान चोर था, बददियानत था, करप्ट था, तो मिलने वाले भी बताए ना कि वो फिर क्यों मिलने गए। एक तरफ आप कहते हैं आप गैर सियासी हैं, दूसरी तरफ से आप फिर सियासी मुलाकातें भी करते हैं। जितना कसूरवार इमरान खान है उतने ही आप भी हैं। आप इनकार कर देते, आप कौम को सच बताते, 6 महीने के बाद आप सच लेकर सामने आए हैं। बाकी साइफर की कहानियां, वो सारी स्टोरी। अब इस अगली फेज और स्टेज के अंदर सवाल यह है कि क्या लोग आपका बयानिया बाय करेंगे, क्या लोग फैसल वाडा का बयानिया बाय करेंगे? ये इमरान खान साहब का इम्तिहान है। अगर आज इमरान खान साहब एक बड़ा क्राउड निकालने में लाहौर से कामयाब होते हैं और इस्लामाबाद पहुंचने तक एक बड़ी रिजनेबल तादाद लोगों की आ जाती है, तो इसका मतलब है कि ये जो DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसको लोगों ने बाय नहीं किया, इसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और दूसरी तरफ जो वाडा ने कोशिश की उसको भी नहीं किया। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से और जो अरशद शरीफ का मर्डर है, ये एक बहुत बड़ी अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरीके से इदारे ने इन्वेस्टिगेशन की बात की, बड़ी अच्छी बात की, और ये बताया गया कि वो इन टच भी थे, राब्ते में भी थे, सब कुछ था, लेकिन सलमान इकबाल और इमरान खान साहब वो कटहरे के अंदर लाए गए हैं। अब कहा यह गया कि तहकीकाती कमीशन के अंदर जो फौज के और इंटेलिजेंस एजेंसीज के अरकान थे उनको निकाल लिया गया ताकि न्यूट्रल रहा जाए, ताकि शफाफ तहकीकात हों। बट बात यह है कि क्या लोगों को पाकिस्तान की FIA पे एतबार है? क्या लोगों को IB पे एतबार है? क्या पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर आज लोगों को एतबार है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो कमीशन बनाए जाते हैं उसकी रिपोर्टें और उसकी फाइंडिंग वो न्यूट्रलिटी पर, जस्टिस पर, किसी मेरिट के ऊपर पूरा उतरती हैं? अब बात यह है कि जिस मुल्क में जाली मुकदमात कायम किए जाते हों, झूठे पर्चे दर्ज किए जाते हों, जाली गिरफ्तारियां की जाती हों, लोगों को हरासा किया जाता हो, उस मुल्क के अंदर इस किस्म के कमीशन ये एक मजाक है, इस पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। सलीम साफ़ी ने बड़ा अच्छा सवाल कल किया कि भाई एक हामिद मीर का कमीशन बना, सलीम शहजाद का कमीशन बना, असद तूर का मामला आया यहाँ पे, और बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे वाक़यात हुए, लेकिन फाइंडिंग्स क्या है, रिजल्ट क्या है, व्हाट इज़ द आउटकम? अगर आपने कमीशन बना के रिपोर्टें दबा लेनी है और इसको पब्लिक नहीं करना, तो फिर तो लोग आपकी तरफ ये आवाज़ें उठाएंगे, लोग आपको देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मर्डर आपने किया, लेकिन ये बात भी गलत है कि ये कहा जाए कि मर्डर इमरान खान ने किया या सलमान इकबाल ने किया। ये जो कंक्लूजन्स की तरफ बढ़ रहे हैं, सवाल ज़रूर उठाएं, हर एंगल से इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। अब ARY के ऊपर एक बड़ा मुश्किल वक्त आने जा रहा है। ARY अभी चौधरी गुलाम हुसैन को कल लाहौर से गिरफ्तार किया गया, बज़ाहिर एक बैंकिंग लोन का एक मामला है और उसके ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया FIA ने। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे शरीफ ख़ानदान ने भी बड़े कर्जे लिए थे, वो भी बैंकों के बड़े मकरूज थे, अरबों खरबों के कर्जे थे, और कई कई साल तक वो कर्जे माफ़ नहीं हुए, वो हुकूमतों में भी बैठे रहे, उनको किसी ने नोटिस नहीं भेजा, उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। तो आप दिखा कुछ रहे हैं, दिखाने की आड़ में कर कुछ और रहे हैं। तो ये लोगों को समझ में आ रही है कि अब ARY की भी टारगेट किलिंग का टाइम है। बट एट द एंड ऑफ द डे अरशद शरीफ के कत्ल की अगर तहकीकात और रिपोर्ट सामने आई और उसको फैमिली ने, और आप कमीशन में जर्नलिस्ट को शामिल करते, न्यूट्रल लोगों को शामिल करते, ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती, लोग इदारों की तरफ इतराज़ ना उठाते। लेकिन इमरान खान साहब को बज़ाहिर बहुत सारी बातों का जवाब ज़रूर देना चाहिए था। उन्होंने एक टॉक शो में कल गुफ्तगू की और आमिर मतीन साहब ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के उनसे सवालात किए,
اس سوالات کے اندر جو ایک نقطہ انہوں نے اٹھایا وہ یہ بڑا زبردست تھا کہ کیا برطانیہ کے اندر MI6 کا سربراہ پریس کانفرنس کرتا ہے؟ کیا جو باقی سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے مختلف مہذب ممالک میں کیا وہ کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب میرا خیال ہے دینا چاہیے تھا. باقی اگر ادارہ لحاظ نہیں کر رہا پاکستان کی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا اور وہ اس کو جھوٹا، بددیانت، فسادی، ایک غیر قانونی کام کہنے والا قرار دے رہا ہے اور عمران خان کے کریکٹر کو چھال رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ادارے کی بہتری بھی اسی میں ہے کہ عمران خان صاحب وہ سچ بیان کریں جو ان ملاقاتوں کے اندر ہوا، ڈسکس ہوا، کیا کہا گیا، کیا بتایا گیا، کیا سنایا گیا، تو وہ سچ سامنے لے کر آئیں. یہ کہنا کہ جناب اگر میں بولوں گا تو ادارے کو نقصان ہوگا، آئی تھنک کہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے. سچ اسی میں، بہتری ادارے کی اسی میں ہے کہ آپ سچ بتائیں. اگر چند انڈیویجولز اپنی پاور پالیٹکس کے لیے مبینہ طور پر اداروں کو استعمال کرتے ہیں، اداروں کی طاقت کو مس یوز کرتے ہیں، تو آئی تھنک کہ اس کو ایک کٹہرے کے اندر آنا چاہیے، کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. باقی رہ گئی بات جناب لانگ مارچ کی، تو اب عمران خان صاحب کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ عمران خان صاحب اسلام آباد تک ایک بڑا روڈ شو کر کے دکھائیں اور لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ کس کا بیانیہ کہاں کھڑا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے DGISI کی تقریب رونمائی اپنی جگہ، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جہاں ان کے بعض چند کارنامے یاد رکھے جائیں گے، وہیں باجوہ صاحب کو ان لوگوں کی صف کے اندر کھڑا کیا جائے گا جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ وہ افراد ہیں جو بدقسمتی کے ساتھ متنازع شخصیات کے طور پر ان کو دیکھا جائے گا. تو یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، میرا خیال ہے کہ جو داغ لگنا تھا وہ داغ اب دھلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. تو دیکھتے ہیں جناب عمران خان صاحب کا پاور شو کتنا جاندار ہوتا ہے اور کتنے لوگ عمران خان کے بیانیے کو بائی کرتے ہیں اور کتنے لوگ اسٹیبلشمنٹ کی اس پریس کانفرنس کو اور فیصل واڈا کی پریس کانفرنس کو لفٹ کراتے ہیں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.